बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और ख़बरें हैं, शेयर करते हैं क्योंकि इस वक्त काफ़ी खिचड़ी पक रही है जी, और अच्छी खासी सियासी खिचड़ी पक रही है। और इसमें जो बज़ाहिर हमें इत्तेहादी नज़र आ रहे हैं वो इत्तेहादी हैं नहीं, और एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, सियासी तौर पे जानी दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन वो इस वक्त इत्तेहादी बने हुए हैं और एक दूसरे को सहारा दिया हुआ है। आखिर ये गेम प्लान है क्या? ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये सारे का सारा, और रात 12 बजे अदालतें लगीं और आनन फानन सब कुछ हुआ, 2 दफ़ा लगीं, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई उसके बाद रात 12 बजे जो अदालत लगी और उसमें एक हुक्म पास हुआ वो क्या था। और फिर आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इसकी वजाहत ओपन कोर्ट में भी करना पड़ी, और जब उन्होंने ये जजमेंट लिखी तो उस जजमेंट में भी ख़ास तौर पे इसको मेंशन किया। और उसका मेंशन करने का मकसद क्या था कि 12 जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इस पे सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये एक अहम तरीन मामला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार इसकी वजाहत क्यों कर रहे हैं, पहले ओपन कोर्ट में और अब बाकायदा तौर पे वो रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि तमाम जो तीर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ किए जा रहे हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ जो है कंटेंट डाला जाता है, और वो जो इंतहाई मनफी नौइयत का, वो हम ज़ाहिर है उसको ना ही बयान कर सकते हैं और ना ही हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बहरहाल चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आगे जाके उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसकी दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात की है, और वो ये कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाऊं। ये बात उन्होंने की है। वज़ीर ख़ारिजा वो बनवा चुके हैं बिलावल भुट्टो साहब को, अपने बेटे को, और अब वो कहते हैं कि बिलावल जरदारी जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं। ये मामला क्या है? और क्योंकि पहले भी हमें बिलावल की तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो जनरल साहब हैं वो बहुत ज़्यादा मोतरफ हैं बिलावल साहब के, और काफ़ी उनको अच्छा समझते हैं और उनके साथ अच्छे मरासम भी हैं, टॉकिंग टर्म्स, मुलाकातें, हर चीज़ जो है। और जनरल साहब इसको छुपाते भी नहीं हैं। आपको अगली बात है कि वो कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, वो गपशप लगाते हैं, तो उनको पसंद भी बहुत करते हैं, अच्छा समझते हैं और नौजवान क़यादत समझते हैं। तो जरदारी साहब ने ये बात की, तो फिर माजरा क्या है? क्योंकि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें और शुजात अजीम से मुलाकातें हैं, और फिर हम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाए गए, हमदा शहबाज को वज़ारत आला दी गई और अब तक मुकम्मल तौर पे उनको सहारा दिया जा रहा है, और फिर पूरी की पूरी कंपनी को फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इधर जरदारी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो मरियम सफ़दर साहबा कहाँ जाएंगी, नवाज शरीफ साहब किधर जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब किधर जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये तो हमारे यहाँ एक ओपन सीक्रेट है कि जनाब जब तक एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, और मुस्लिम लीग नवाज भी यही कहती थी, पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो अदम एतमाद हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और वो इशारे करेगी, यही इत्तेहादी जो है वो इधर उधर हो जाएंगे। तो ये काम भी हुआ और मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है। तो फिर ये जरदारी साहब में और उनमें क्या चल रहा है, ये है असल मामला। तो मामला ये है कि ये जो हुआ है NRO 2 और रजीम चेंज, ये इसके अंदर बहुत सारी तह दर तह कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर आप एक परत उलटेंगे, एक पेज पढ़ेंगे तो उस पर एक और कहानी होगी, दूसरे पेज पे दूसरी कहानी लिखी होगी। अगर आप कुछ सफ़े आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक नई कहानी आपको सामने नज़र आ जाएगी। इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी किरदार हैं, हर किरदार के साथ अलहदा डील किया गया है, और एक किरदार को दूसरे किरदार का नहीं पता कि डील क्या हुई है।
صرف یہ تمام کرداروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اقتدار کا کیک آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس کیک کو آرام آرام سے کھانا ہے، اور اس وقت تک کھانا ہے جب تک کہ اگلا سٹیج تیار نہیں ہو جاتا. یہ ہے. لیکن اگلا کیک کس نے کھانا ہے، اقتدار کا اگلا کیک کس کو ملنا ہے، یہ ان کرداروں کو نہیں پتا، ماسٹر پلیئر کو پتا ہے. ماسٹر پلیئر، اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماسٹر پلیئر نے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتے ہیں، ماسٹر پلیئر کو یہ سوٹ کرتا ہے. زرداری صاحب اور ان کے ساتھ کون کون ہوں گے؟ کولیشن گورنمنٹ ہوگی. کولیشن گورنمنٹ کون سی ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، ANP ہوگی، BAP ہوگی، MQM ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف آگے جا کے ہو سکتی ہے اگر معاملہ سیٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ دوسرے گروپس، اور ادھر بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں. یہ ایک پورے کا پورا بنایا جا رہا ہے گلدستہ جو مستقبل کے لیے، اور اس کو لیڈ کریں گے زرداری صاحب، مسلم لیگ نواز نہیں. پہلی پرائیورٹی جو ہے ماسٹر پلیئر کی، وہ آئندہ جو اقتدار کا کیک ہے اس کے لیے پاور شیئرنگ جس کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ زرداری صاحب ہے. فرسٹ پرائیورٹی زرداری صاحب ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ زرداری صاحب قابل قبول ہیں، بلاول بھٹو قابل قبول ہیں، پیپلز پارٹی قابل قبول ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے صرف ایک دفعہ حرکت کی، وہ 3 سال اینٹ سینٹ بجانے والی. اس کے بعد انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ان کو جو بھی ٹاسک دیا گیا وہ انہوں نے منوان اس پہ رزلٹ دے کے دکھایا، رزلٹ دیا. بلوچستان کی حکومت، سینٹ کا الیکشن جیتنا ہو، بلوچستان کی حکومت گرانی ہو، چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتنا ہو، مسلم لیگ نواز کو PDM میں لانا ہو، اور اس کے بعد اس کو آئسولیٹ کرنا ہو، یہ سارے کے سارے ٹاسکنگ، اور پھر تحریک عدم اعتماد جو آخری ہوئی، اس پہ وہ سارے کے سارے کام، ٹارگٹ، ٹاسک انہوں نے پورے کیے. تو پہلی پرائیورٹی، کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کب سے، وہ کافی سال پہلے کی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا، اور اس وقت ان کی پہلا جو ملاقات ہوئی کراچی میں ایک صاحب سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ امن و امان کا مسئلہ چل رہا تھا اور وہ کمیٹیز بنی ہوئی تھی، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا، تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب کو متعارف کروایا گیا ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا ہے. آلموسٹ 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ذریعے پھر بڑوں سے ملاقات ہوئی، ماسٹر پلیئر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور پھر چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے، اور کافی اچھا رہا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس دوران کافی تلخیاں ولخیاں، تو مسلم لیگ نواز کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا زرداری صاحب نے. اور شہباز شریف صاحب سے تو ہم نے پوچھا جی پھر شہباز شریف صاحب کا کیا کام ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ تو ادھر جا رہا ہے، یہ تو ایک پورے کا پورا، کیونکہ پنجاب میں بھی، پنجاب کہہ رہا ہوں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، سندھ، یہ سارے کے سارے، پھر ابھی تک جہانگیر ترین صاحب اور ترین گروپ جو ہے وہ کدھر جائے گا، جو کہ جہانگیر ترین صاحب خود، یعنی کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف اگلے الیکشن میں جانا ہے یا مسلم لیگ نواز کی طرف، یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ فی الحال تو سارے کے سارے لوٹے جو ہیں وہ چلے گئے، لیکن طارق ترین صاحب ابھی تک خاموش ہیں، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں جی آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ، پھر ان کو کیا ملے گا، ان سے کیا مقصد لینا ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، ان کو ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ وزیر اعظم اور وہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب، تو اس دوران آپ نے مریم صفدر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کنٹرول کرنا ہے، اور مسلم لیگ نواز پہ اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے. اگر یہ اگلے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نواز پہ اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس بات کی گارنٹی دینا پڑے گی شہباز شریف صاحب کو
کہ शहबाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन जीतने की सूरत में शहबाज शरीफ साहब फिर अगले बारी अगर लेनी है तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब को गारंटी देना होगी कि ना ही मरियम सफदर साहिबा होंगी और ना ही नवाज शरीफ साहब होंगे, ये दोनों माइनस होंगे। ये भी उनके जिम्मे लगाया गया है। और ये चूंकि वो समझा जाता है, अब ये इंटरनल एक पेपर है, इंटरनल स्टडी कह लें आप, असेसमेंट कह लें, तो ये है वो ये है कि ये सब होगा नहीं शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज साहब से ये होगा नहीं, क्योंकि मरियम सफदर साहबा को जब पता चलेगा कि उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा और नवाज शरीफ साहब को पता चलेगा ये तो हमारे साथ भी हाथ हो रहा है, तो वो फिर थोड़े से रिएक्ट करेंगे। और जब रिएक्ट करेंगे तो शहबाज साहब से कहा जाएगा कि जनाब अब आप अल्लाह का हुक्म, तो आप अपनी पार्टी को ही मुत्तहिद नहीं रख सके, तो जो आपको टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं कर सके, तो फिर दोबारा चांस आएगा। क्योंकि मरियम सफदर साहिबा को फिलहाल ना ही मरियम साहिबा को और ना ही नवाज शरीफ साहब को इनको कबूल किया जा रहा है। और अब तक जो मास्टर प्लेयर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। नंबर 1 तो ये कि इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। इनको जब भी दोबारा मौका मिलेगा, ये दोबारा सफ़र जो है अक्टूबर 99 से शुरू करेंगे। उसके बाद अब मज़ीद, बल्कि वो कहते हैं कि जैसे वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़ार को कहते थे, तो मरियम अब मरियम प्लस के तौर पे आएगी, नवाज शरीफ प्लस के तौर पे आएंगे ये सारे के सारे, और ये हम पे हमलावर होंगे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कोई रियायत नहीं करनी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि जब भी मौका मिला इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ही लताड़ा है। तो ये चीज़ चल रही है और देखते हैं कि फिर इसमें क्या होता है। और साथ ही इमरान खान साहब फिर अलग से खड़े हैं क्योंकि इमरान खान साहब को भी माइनस करना है, और वो कैसे माइनस होंगे ये एक अलग मुसीबत बनी हुई है। और अगर ये दोनों प्लान कामयाब नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या दोबारा इमरान खान साहब की तरफ रुजू किया जाएगा? तो इस पे जो वहाँ पे एक अहम बैठक हुई, उस पे फिर हमारे उस्ताद ने, एक हैं हमारे उस्ताद हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिर बताया कि जी फिर नए साहब जो आएंगे वो आके फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये सारा जो मामला ख़राब हुई हैं, खेलें ख़राब हुई हैं, ये इन खेलों को फिर वो ठीक करेंगे नए आके, और तब तक ये इसी तरह ही फिर चलता रहेगा गुमगू की कैफियत। क्योंकि सही जो पॉलिसी है वो नए साहब के आने के बाद होगी। जब तक नए साहब नहीं आते उस वक्त तक ये गुमगू की कैफियत ही चलती रहेगी, अगर मगर। क्योंकि वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की बुक है उसके बहुत ही परत हैं और हर एक परत दूसरे परत से नहीं मिल रहा, और एक परत को दूसरे परत के कंटेंट को छुपाया गया है, और ये काफ़ी खुफिया काम उसमें मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि वो बुक जो है वो बहुत कम लोगों तक है, 2-4 लोगों तक ही है महदूद। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ये मेंशन किया कि जनाब ये 12 जजेस, अब सवाल ये पैदा होता है कि रात 12 बजे ऑनरेबल जजेस जो हैं, ये अगला अगर इस पे बहस शुरू हुई, क्योंकि बहस का खुद ही बहस के लिए जो मवाद है, ये जवाज़ है, वो आ चुका है कि ऑनरेबल जजेस को 12 बजे आकर इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि बिलअमूम जो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आला अदलिया के जजेस हैं, ये रात जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, ये जहन में रखें। उसकी वजह यह है कि सुबह 9 बजे अदालत शुरू हो जाती है और उससे पहले ये अदालत में अपने चैम्बर्स में जाते हैं, वहाँ पे पहले सेशन की जो कुछ चीज़ें हैं रात को भी पढ़ते रहते हैं। तो ये मामला जहन में रखिएगा कि ये भी एक रूटीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑनरेबल 12 जजेस को रात 12 बजे किस तरीके से ये आपस में इकट्ठे हुए, तो ये भी एक मुहिम्मा है। फिर उससे अगली रात जो है वो हाई कोर्ट भी थी। तो ये सारी चीज़ें वजाहतें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल से सवाल उठते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।